ये आप देख रहे हैं कांच की स्लैब, ग्लास स्लैब, ये इस तरह से क्यूबॉइडल शेप की। अब हम इसे एक प्लेन पेपर पर रखेंगे और इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे यहीं पड़ा रहने देंगे। एंड हम इसके एक साइड पर स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ी देर के लिए स्लैब को हटा देंगे। यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी भी एंगल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड वापस ग्लास स्लैब को यहाँ प्लेस करेंगे एंड हम फिर अब ऑल पिन लेंगे और इस लाइन पर कहीं भी 2 पॉइंट्स पर ये ऑल पिन्स हम इसमें पिन अप कर देंगे। इस चीज में इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ग्लास स्लैब लिया और एक तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ की एंड उस पे 2 पिन अप कर दिए। अब हम ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ से, जहां हमने पिन लगाए थे उसके दूसरी तरफ से इन पिन्स को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको पिन्स की इमेजेस नजर आ रही होंगी और दोनों सेपरेट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हम अब इस तरह से अपनी नजरों को घुमाएंगे कि ये दोनों पिन हमें एक ही लाइन में, जो इनके एंड्स हैं नीचे जो बोर्ड में धसे हुए हैं, उसमें एक ही लाइन में आ जाएं। इस तरह से हम इन पिन्स को रखने की कोशिश करेंगे, इन पिन्स को देखने की कोशिश करेंगे। एंड जिस डायरेक्शन में हमें ये 2 पिन्स नजर आएंगे उसी डायरेक्शन में हम यहाँ स्लैब के इस तरफ, जिधर से हम देख रहे हैं, यहाँ ये पिन लगाने की कोशिश करेंगे। अब हम जिस डायरेक्शन में ये हमें नजर आ रहे हैं, दोनों पिन्स एक ही लाइन में नजर आएंगे और ग्लास स्लैब के इस तरफ से देखते हुए हम यहाँ पर इन नए पिन्स को इंसर्ट करेंगे। अब ये तीनों एक ही लाइन में हैं। एक पिन और लेंगे और इस तरह से इसे इंसर्ट करेंगे कि ये चारों एक ही लाइन में नजर आए। एंड here we go, yes, now ये चारों पिन्स मुझे एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहां से शो भी करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आप जो मैंने 2 पिन लगाए हैं और जो 2 उस तरफ पिन है, अब वो सेम लाइन में है ना, हमें कोई भी पिन अलग नजर नहीं आ रहा। अब ये जो पिन है इन्हें हम निकाल लेंगे। पहले इनके सर्कल लगा लेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट को मार्क कर लेंगे। वैसे भी जहां ये पेज में इंसर्ट हुआ है वहां एक होल आ गया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पिन्स, ये भी और ये वाले 2 पिन्स भी। अब हम ये जो लाइन है हमारी, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे एंड स्लैब के साथ एक्सटेंड कर देंगे इसे, ये इस तरह से। अब आप ये देखिए कि ये है इंसिडेंट रे या आपतित किरण, और ये है हमारी जो ग्लास स्लैब को क्रॉस करने के बाद ग्लास स्लैब में गई लाइट की रे एंड देन वो उससे बाहर निकली। इसे कहते हैं इमर्जेंट रे या निर्गत किरण, जो ग्लास स्लैब को क्रॉस करके आई है। अब सपोज ये देखिए, अगर ग्लास स्लैब बीच में ना होती तो लाइट की रे इस तरह से ट्रेवल करती, बिल्कुल सीधा इसी डायरेक्शन में चली जाती, वो ये ऐसे चली जाती। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है इसको हम यहां से इसी डायरेक्शन में लेंगे। ये लाइट का पाथ होता जब ग्लास स्लैब नहीं होती, लेकिन ग्लास स्लैब के बीच में आने की वजह से लाइट के रास्ते में डाइवर्जन हुआ, लाइट की रे ने अपना रास्ता बदला, प्रकाश की किरण ने। आप यहां देख सकते हैं ये यहाँ वाला पॉइंट जो इंसिडेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये वाले पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो लाइट ने अपना रास्ता बदला एंड देन इट इमर्जेस आउट ऑफ ग्लास स्लैब। यही है लाइट का रिफ्रैक्शन या प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण, लाइट की रे, यहाँ पर है एयर
ये है ग्लास और ये फिर से एयर। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है और उसी स्पीड में चेंज आने की वजह से उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। सो दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। सो दिस इज हाउ लाइट रिफ्रैक्ट्स या प्रकाश का अपवर्तन होता है, जैसा आपने ग्लास स्लैब की एक्टिविटी में देखा। और उसी का डायग्राम अब आपके सामने है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एयर से ग्लास में जा रही है तो भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड व्हेन ग्लास टू एयर अगेन इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो लाइट प्रकाश का अपवर्तन की अगर परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में बदलाव आ जाता है। इसी बदलाव को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो यहां पर जैसे ये इंसिडेंट रे है एंड फॉर्मिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल, ये अभिलंब है, इसके साथ ये आपतन कोण बना रही है। एंड व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो एयर हमारे लिए रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है। विरल से सघन माध्यम में जब ये प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये लाइट के ही रिफ्रैक्शन का एक रूल फॉलो करती है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ये एंगल आर जो है वो छोटा हो जाता है और एंगल आई बड़ा रहता है जब विरल से सघन या रेयर से डेंसर में आती है। इसी का उल्टा होगा जब ये दोबारा ग्लास से एयर में एंटर करेगी। ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, एयर इज अ रेयर मीडियम, सघन से विरल में आएगी, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हियर यू कैन सी जितने डिग्री का ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जैसा आप मैथ्स में पढ़ते हैं, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट इस पॉइंट के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यही आपतन कोण है। तो जब अपना ये माध्यम बदलेगी, मीडियम बदलेगी, तो इसकी डायरेक्शन में चेंज होगा बिकॉज अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, एंड देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में आ रही है। इन दैट सिचुएशन ये जो आपका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फॉर दीज टू मीडियम, जब यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो जब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पर ये एंगल आर जो है ये बड़ा आएगा अगर ये डेंसर से रेयर में आती है। बट अगर हम पूरी पिक्चर को एज अ होल देखें, पूरी ग्लास स्लैब में कि एयर से ग्लास में आई, फिर ग्लास से एयर में गई, तो इन दैट सिचुएशन हम इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं और ये हमारी है इमर्जेंट रे। फाइन। सो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। सपोज ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट का पाथ कुछ ऐसे होता, सीधा, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट बिकॉज ग्लास स्लैब हैड बीन देयर, तो यहाँ पर एक जो डिस्प्लेसमेंट आया है, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और पार्श्व विस्थापन। पार्श्व या लेटरल का मतलब होता है साइडवेज, लेफ्ट एंड राइट। फाइन। तो लेफ्ट राइट की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्व विस्थापन कहते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन से वो दो फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वांटिटी है जिसे हम अभी इसके बारे में जानेंगे, इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही डिसाइड करता है कि कौन सा मीडियम डेंसर होगा, कौन सा रेयर होगा, कौन सा सघन होगा, कौन सा विरल होगा। सो हम बात कर रहे थे अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, वो डिपेंड करता है कि ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बिकॉज ग्लास में डिफरेंट टाइप के आते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसकी मोटाई पर। जो हमने ग्लास स्लैब ली थी उसमें जितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर हम उससे ज्यादा लेते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हो जाएगा। तो दीज आर द टू फैक्टर जिन पर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। आज की आपकी जो वर्कशीट है 57, उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। आपको ये लेबल डायग्राम बनाना है, सारी चीजों को लेबल करना है। फाइन। सो यू कैन ड्रॉ इट फ्रॉम हियर, और आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, बट आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा कि इसमें कौन सी चीज को क्या बोलते हैं और कहाँ पर क्या सिचुएशन क्या हो रहा है। फाइन।
एंड अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हाँ सेकेंडली जो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसकी डेफिनेशन तो अब हमें क्लियर है, बट लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्यों है, अपवर्तन होता क्यों है, बिकॉज डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही एंटर करेगी तो हमें उसके इफेक्ट्स नजर आते हैं। सो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हेन लाइट एंटर्स इट्स स्पीड चेंजेस। अब इसकी स्पीड में, इसकी गति में जो बदलाव आता है उसी कारण ही यह अपनी दिशा बदलती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। दिस इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का यही कारण है कि प्रकाश की गति डिफरेंट माध्यमों में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। फाइन, अब हम इसी को जोड़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक अगर हमें किसी मीडियम का निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर किसके, क्योंकि बिकॉज इट इज अ रेशो, ये एक अनुपात है, तो अनुपात है तो किसके साथ, क्योंकि ये स्पीड्स का ही अनुपात है कि दो मीडियम है, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट है, तो उन स्पीड्स का ही रेशो है ये। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे मान लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ एयर की बात हो रही है, तो जिसके रेफरेंस में, जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, कि जैसे फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना चाह रहे हैं, तो लाइट की स्पीड जो एयर में है वो आएगी ऊपर और नीचे आएगी उस मीडियम में। सपोज मैं यहाँ पर m लिख दूं तो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, सपोज कि अगर हमें ग्लास की निकालनी है, नथिंग हैज बीन रिटन हेयर, तो इट इज एज्यूम्ड कि यहाँ पर एयर या वैक्यूम की ही बात हो रही है, तो जो लाइट की स्पीड है एयर या वैक्यूम में वो आएगी ऊपर c, और नीचे आएगी जो लाइट की स्पीड है ग्लास में। अब ये जो c है ये स्पेशल लेटर डिनोट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू भी हम फिक्स लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइन, और ग्लास में जो लाइट की स्पीड है, या सपोज करिए ग्लास ना लेकर के वाटर है या कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जिस भी मीडियम की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको ये स्पीड की वैल्यू गिवन होगी, यू नीड नॉट टू लर्न इट। वैसे ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अ रेशो, रेशो की तो कोई यूनिट नहीं होती, सो यहाँ ये दोनों यूनिट्स भी कैंसिल हो जाएंगी, 10⁸ भी कैंसिल हो जाएगा, एंड इट कम्स आउट टू बी 3/2 आया ये, एंड 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो आज की आपकी वर्कशीट में भी फर्स्ट क्वेश्चन यही है, वहां आपको ये 1.5 वैल्यू दी हुई है और ये लाइट की स्पीड इन एयर दी हुई है, आपको ये Vg निकालना है, मींस लाइट की स्पीड इन ग्लास, कांच में प्रकाश की गति निकालनी है। तो देखो 3 वेरिएबल्स है, म्यू, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज म्यू, c एंड v, ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 में से 2 गिवन होंगे, थर्ड आपको फाइंड आउट करना है। सो इन द सेम वे आप वो न्यूमेरिकल भी अपनी वर्कशीट का सॉल्व कर सकते हैं, एंड एज यूजुअल वर्कशीट का लिंक वर्कशीट 57 हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर हो जाएंगी। एंड अब हम मूव करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, सो रिफ्रैक्शन की तरफ। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, सेम ही मीडियम में जा रही थी और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल थे। अब यहाँ पर क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, उसमें मीडियम चेंज नहीं होता था, जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में वापस आती थी लाइट, बट अब दूसरी तरफ चली जाएगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ तो दोनों का सेम है, एक्सेप्ट रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन आएगा या रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे आएगा, दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट फर्स्ट लॉ दोनों का सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। सभी तीनों ही, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसका सेकंड लॉ जो था वो था आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पर हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये जो साइन है ये आप मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में जो साइन, कॉस, टेन, थीटा वो सब करते हैं, ये वही है कि साइन आई जितना यहाँ कोण बन रहा है उसका साइन अपॉन जो ये रिफ्रैक्शन वाला अपवर्तन वाला कोण है उसका साइन, इन दोनों की रेशो है। ये मैं रब कर देती हूँ बिकॉज ये तो रिफ्लेक्शन शो कर रहा था और हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। तो साइन आई अपॉन साइन आर, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला ये है, सपोज ये 30 डिग्री है
कि यहाँ से लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, ये वैल्यू 30 है और ये वैल्यू 28 है। सो आपको ये इनकी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको सिर्फ सिंपली रेशो निकाल करके आंसर देना है एग्जाम में। यूजुअली इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस नहीं आते और सिर्फ ये लॉ लिखने को आ सकता है, एंड इट वाज गिवन बाय स्नेल, सो इट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है, सेकेंड वाला, वो कहलाता है स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम। और न्यू का दूसरा फॉर्मूला ये आपके सामने है, C/V। जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं उसकी रेशो, उसकी स्पीड की रेशो किसके साथ, लाइट की जो एयर में स्पीड है उसके साथ। तो लाइट की जो एयर में स्पीड है वो ऊपर आएगी और उस मीडियम में जो स्पीड है वो नीचे आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंटेंट गिवन इन वर्कशीट 57। और आपका वर्कशीट में आज 3 ही क्वेश्चन है, जिसमें एक लेबल डायग्राम बनाना है ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता हुआ, एक आपका ये ग्लास में लाइट की स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन है, एंड द अदर क्वेश्चन इज राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आप अपनी वर्कशीट में से भी इजिली इनकी स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, बट समझना जरूरी है टॉपिक को। जब तक समझ नहीं आएगा आप आगे वाले टॉपिक्स भी नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स फिर आप जस्ट सिंपली क्रैम करेंगे। और साइंस में यहाँ पर क्रैमिंग का रोल बहुत छोटा है, क्योंकि आपका जो एग्जाम आता है बोर्ड एग्जाम, वो सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड है। सो कंसेप्ट की क्लैरिटी होना, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्रैमिंग से काम नहीं चलेगा, यू वोंट बी एबल टू सिक्योर इवन पासिंग मार्क्स अगर आप सिर्फ क्रैम करके जाते हैं तो। सो क्रैमिंग है, थोड़ी जगह है, हमें डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स, कुछ साइंटिस्ट के नेम हमें लर्न करने हैं, फाइन, बट वो पोर्शन बहुत लिमिटेड है। सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स, उन्हें रिवाइज करिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर तो खासकर बहुत प्रैक्टिस मांगता है। अब आप देखिए हम रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक ओवर हो चुका है और मुझे नहीं लगता आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक उन चीज़ों में परफेक्शन गेन नहीं किया होगा कि कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कुछ कंफ्यूजन्स भी क्रिएट करते हैं ये टॉपिक, तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सो रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए और अच्छे मार्क्स सिक्योर करिए। गुड लक।